हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस का फर्स्ट क्लास किए थे। अगर आप सभी ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। यह साइंस का सीरीज जो चल रहा है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए, हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलना। ऑप्शन बी, पाचनकारी एंजाइम में जो पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करना। ऑप्शन सी, प्रोटीन और रक्त जमने के कारकों को बनाना। ऑप्शन डी, पाचन के वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जो मानव शरीर में पित्त का जो कार्य होता है वह वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा के विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अब वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पाइसीकरण कहते हैं। चलिए पाइसीकरण अब आ गया है तो हम लोग देखते हैं कि जो पाइसीकरण क्या होता है। तो पाइसीकरण क्या होता है, जो वसा होता है उसके छोटे छोटे कण को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग पाइसीकरण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है पीत। तो चलिए पहले थोड़ा पीत के बारे में समझ लेते हैं। पीत का रस जो स्राव होता है पीत रस, यह यकृत से होता है यानी लीवर से होता है, तथा यह पित्ताशय में जाकर क्या होता है, एकत्रित होता है यानी स्टोर होता है। पित्ताशय को इंग्लिश में कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में, और यह निर्माण जो हो जाता है पित्तरस, ये जाकर स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है। और पित्त का जो रस होता है, ये पित्त रस, ये पीले रंग का क्या होता है? क्षारीय द्रव है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और पित्त का पीएच मान बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि पित्त का पीएच मान क्या होता है। तो पित्त का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पित्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.7। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप आप लोग पूरा ये पित्त के बारे में और मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य होता है ये पूरा आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी राइबोसोमल आरएनए, ऑप्शन डी आरएनए। तो जो जीन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? अनुवांशिक होता है, यानी हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये होते रहता है। तो जीन अनुवांशिकी की क्या है? इकाई है, यूनिट ऑफ अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का इकाई किसे कहते हैं? तो जीन को कहते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यह डीएनए का एक खंड है जिसमें किसी लक्षण हेतु अनुवांशिक कूट निहित होता है। तो डीएनए का खंड कौन है? ये जीन है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जीन संकल्पना को सर्वप्रथम सटन ने प्रतिपादित किया था। जीन को प्रतिपादन किसने किया था? तो सटन ने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और डीएनए प्रमुख न्यूक्लिक अम्ल है। ये जो डीएनए है ये क्या है? प्रमुख न्यूक्लिक अम्ल है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अमाशय। तो पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? तो आप लोग ये बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए ताकि पता चले आप लोग कितना जानते हैं। कमेंट करते रहिएगा। देखिए पाचन तंत्र का अमाशय भाग जो होता है, पाचन तंत्र में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अमाशय होता है, ठीक है, यानी जो पेट है हमारा, ये HCl स्रावित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमाशय। अमाशय क्या करता है? यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या करता है? स्रावित करता है, अमाशय। चलिए अमाशय के बारे में हम लोग जान लिए।
अमाशय जो होता है यह वक्ष गुहा में बाईं ओर फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बटी होती है। पहला है कार्डिक, दूसरा है फंडिक तथा तीसरा है पश्च भाग। तो अमाशय जो कहाँ होता है, वक्ष गुहा यानी जो हमारा छाती का जो कैविटी है, वक्ष का है, उसके बाईं ओर फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बटी रहती है। अब अमाशय के जान आया है तो अमाशय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में किसका पाचन होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय से निकलने के पश्चात भोजन जो छोटी आंत में प्रवेश करता है। अमाशय में जब भोजन पहुंच जाता है उसके बाद कहाँ जाता है? छोटी आंत में। ठीक है। और पाचन का प्रारंभ कहाँ पे होता है? पाचन का प्रारंभ हो जाता है मुख गुहा से, यानी मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। यह बहुत बार पूछा गया है कि पाचन जो प्रक्रिया है इसका प्रारंभ कहाँ होता है? तो मुख गुहा से। ये बहुत बार पूछा गया है। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 एक वर्ग है, किस वर्ग में आता है ओमेगा 3? ओमेगा 3 आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। ओमेगा 3 क्या है? ऑप्शन ए वसीय अम्ल, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी विषाणु। तो ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल वर्ग का है, यानी फैटी एसिड है। फैटी एसिड वर्ग का क्या है ये? ओमेगा 3। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वसीय अम्ल, इंग्लिश में फैटी एसिड। ठीक है। तो ओमेगा 3 यह किसके लिए क्या अच्छा होता है, थोड़ा जान लेते हैं ओमेगा 3 के बारे में। तो ओमेगा 3 यह हृदय के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये जो अम्ल होता है फैटी एसिड, ये हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा हार्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, ओमेगा 3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो ओमेगा 3 के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। ओमेगा 3 क्या है? तो एक वसीय अम्ल है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे शरीर में पाचन क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। अभी हमने बताया जो हमारा पेट होता है, अमाशय होता है, उसमें कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही क्या होता है, हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है ये अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो अमाशय के ऑक्सीटिनिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कहाँ निकलता है? तो अमाशय के ऑक्सीटिक कोशिकाओं से HCl अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये इंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। जो हमारे शरीर में और बाकी इंजाइम्स हैं उनको ये क्या कर देता है? तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। ऑब्वियसली ये बात होगा कि जब ये अम्ल है तो भोजन जो हम लोग खाए हैं उसको क्या कर देता है? यह अम्लीय बना देता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए ग्रासिका, ऑप्शन बी मुख गुहिका, ऑप्शन सी ग्रहणी, ऑप्शन डी अमाशय। तो जो पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है यह मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है। अभी मैंने बताया कि पाचन जो तंत्र है इसमें पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहिका से, यानी मुंह से ही पाचन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। जो हम लोग भोजन खाते हैं ये 5 प्रक्रियाओं से होते हुए गुजरता है पूरे पाचन तंत्र में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहला है अंतःग्रहण यानी इंजेशन, दूसरा है पाचन यानी डाइजेशन, अंतःग्रहण के बाद पाचन होगा। फिर थर्ड में है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। फिर फोर्थ में हो जाएगा स्वांगीकरण यानी एस्मिलेशन, ऑप्शन। अब उसके बाद पांचवा अवस्था क्या होगा? मल परित्याग यानी डिफेक्शन। पहले हम लोग जान लेते हैं ये स्वांगीकरण क्या होता है। तो देखिए स्वांगीकरण होता है जो अवशोषित भोजन का जो शरीर में उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। यानी जो भोजन है अवशोषित किया जा चुका है, जो ये थर्ड वाला है अवशोषण,
अवशोषण करने के बाद जो भोजन शरीर में लाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, तो पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है मल परित्याग। ये पांचों अवस्थाओं से ये क्रिया संपूर्ण होती है, पाचन की प्रक्रिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और छोटी आंत जो है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज। तो जो ट्राइग्लिसराइड है वो क्या होता है, यह है तो वसा यानी फैट है। ट्राइग्लिसराइड वसा है यानी फैट है। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल एक एस्टर होती है और वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जो वसा है इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो वो तेल कहते हैं उसे। ठीक है, तो वसा के बारे में आप लोग समझ गए। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो वसा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरेबेलम, ऑप्शन डी मेडुला। तो देखिए ये जो शरीर का जो हमारा जो एक टेम्परेचर है, तापमान है, यह हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए थोड़ा हाइपोथैलेमस के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन का नियंत्रण करता है। ये क्या करता है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे स्रावित होने होने वाला जो हार्मोन्स है उनका ये नियंत्रण करता है यानी कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हाइपोथैलेमस किस में काम आता है, यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, उसके बाद प्यार, घृणा आदि का केंद्र होता है। यानी ये जितनी भी क्रियाएं मैंने बताया, भूख लगना, प्यास लगना और टेम्परेचर को कंट्रोल करना, लव, हेट, ये सब पूरा ये यही इसको कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, और साथ में क्या करता है, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर जो होता है, जल के उपापचय और पसीना, गुस्सा आना, खुशी मनना आदि इसी के नियंत्रण में ही है। कौन है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आप लोग समझ गए किन किन कार्यों को ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो भूख लगना, प्यास लगना, ताप को नियंत्रण करना हमारे बॉडी का, उसके बाद प्यार, घृणा, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आना, खुशी होना, ये सब सब किसके हाथ में है, तो हाइपोथैलेमस के हाथ में है। तो आई होप आप लोग समझ गए। ये हाइपोथैलेमस शरीर का तापक्रम यानी टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रण करता है। और क्या क्या नियंत्रण करता है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में होता है। ऑप्शन ए लगभग 70% पानी, ऑप्शन बी 20 से 30% पानी, ऑप्शन सी 10% से 20% पानी, ऑप्शन डी 30% से 40% पानी। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप लोग बताइए जल्दी से। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, 70% भाग पानी होता है हमारे शरीर में, लगभग 70% पानी हमारे शरीर में होता है। जल हमारे शरीर को क्या करता है, ताप को, टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रण करता है तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रण करता है। वाष्पन करके अगर शरीर में ज्यादा टेम्परेचर है तो वाष्पन के विधि द्वारा नियंत्रण करता है। जल जो है शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है। यानी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ये जल के माध्यम से ही होके यूरिन ये सब में निकल जाएंगे, यानी स्वेट यानी पसीने के माध्यम से भी निकल सकते हैं। शरीर में होने वाली अधिकतर जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये जलीय माध्यम से ही उत्पन्न होती है। तो जल हमारे शरीर में समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है, लगभग 70% पानी हमारे शरीर में होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, यानी पौधों में जो वृद्धि का जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जो है, ये कौन सा नहीं है, क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए ऑक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन हार्मोन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन हार्मोन, ऑप्शन डी एबिसिक एसिड। तो देखिए ये पूछा है कि पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो चलिए इसमें क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए कोशिका का जो शक्ति का स्रोत होता है वो क्या होता है,
देखिए, जो एबिसिक एसिड होता है ये पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, यही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी पूछा है क्या कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही डी हो जाएगा। बाद बाकी ये तीनों जो है ये पादप वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। इसमें सबसे देखिए, जो यह बीजों को क्या कर देता है, ये एबिसिक एसिड क्या करता है, यह जो बीज में जो वृद्धि होता है उसको रोक देता है, यानी सुप्तावस्था में रख देता है, ठीक है। यह पुष्पन में भी बाधक होता है, यानी जो पुष्पन जो होता है यानी फूल खिलने का जो क्रिया होती है, ये इसमें भी ये क्या करता है, बाधा डालता है, कौन, एबिसिक एसिड। और मेन जो है ऑक्सिन हार्मोन, ये जो ऑक्सिन हार्मोन आप लोग देख रहे हैं, ये ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। तो क्वेश्चन जो पूछा है कि वृद्धि हार्मोन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये जो ऑक्सिन है यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। अगर पूछ दिया कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।